हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 27 लेकर आए हैं। और मेरे भाई 27वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 27वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि यह पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 4 है, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 9, 9 के बाद में 14, 14 के बाद में 23 है और 23 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें संख्या दी गई है 4, 4 के बाद में संख्या दी गई है 6। तो मेरे भाई 4 से 6 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो 4 का 2 गुना होता है 8 और 8 में से यदि हम क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 6। फिर देखिए 6 के बाद में दिया गया है 9। तो मेरे भाई 6 से 9 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या कर दे, सबसे पहले तो 6 का कर दे 2 गुना, तो 6 का 2 गुना होता है 12 और 12 में से यदि हम क्या कर दे -3 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 9। फिर देखिए 9 से कितना बन रहा है 14। तो मेरे भाई 9 से 14 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 9 का क्या कर दे, सबसे पहले 2 गुना कर दें तो 9 का 2 गुना होता है 18 और 18 में से यदि हम -4 कर दें तो यहाँ पर बनेगा 14। फिर देखिए 14 से कितना बन रहा है 23। तो मेरे भाई 14 से 23 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 14 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें तो 14 का 2 गुना होता है 28 और 28 में से यदि हम -5 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 23। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 23 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस 23 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 23 का हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 23 का 2 गुना कितना होता है। तो 23 का 2 गुना होता है 46। अब इस 46 में से कितना माइनस करेंगे तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले क्या किया -2, उसके बाद में क्या किया -3, उसके बाद में क्या किया -4, उसके बाद में क्या किया -5। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे -6। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 46 में से 6 को कम कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 40। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 40। अब हमें देखना है कि 40 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 40 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने।
नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 55 से यहाँ पर 27 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 55 से यहाँ पर 27 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 67 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पता करेंगे कि 55 से यहाँ पर 27 कैसे बना है। तो मेरे भाई 55 से यहाँ पर 27 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 55 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। यदि हम 55 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 55 में 25 और 25 से 27 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 25 के अंदर +2 करके यहाँ पर लिखा गया है 27 और ध्यान से देखिए 27 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 67 के अंदर और 67 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 67 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 67 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 7 छिके 42 और यहाँ पर जिस प्रकार से 25 के अंदर +2 किया गया है उसी प्रकार से हम इस 42 के अंदर भी क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो 42 और 2 मिलकर बन जाएगा 44। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 44। अब हमें देखना है कि संख्या 44 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 44 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 32 से यहाँ पर 256 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 32 से यहाँ पर 256 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 38 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर पता करेंगे कि 32 से यहाँ पर 256 कैसे बना है। तो मेरे भाई 32 से यहाँ पर 256 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 32 को 2 से भाग किया गया है। यदि हम 32 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर संख्या आएगी 16 और 16 से 256 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 16 का किया गया है स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 16 का स्क्वायर होता है 256 और ध्यान से देखिए संख्या 256 हमें यहाँ पर दी गई है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 38 के अंदर और 38 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 38 को हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। तो 38 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर संख्या आएगी 19 और इस 19 का हम यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 19 का स्क्वायर होता है 361
361 है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 361 है। अब हमें देखना है कि संख्या 361 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 361 में दी गई है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट मिलेगा जीके, जीएस और साइंस का, ठीक है। इसी के साथ में मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के मिलने वाले हैं। और ठीक है, और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिलेंगे। और मेरे भाई सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। इस तरह से ऑल सब्जेक्ट का मास्टर पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 87 का संबंध 56 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 87 से यहाँ पर 56 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 73 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 87 से यहाँ पर 56 बनाने के लिए क्या किया गया है, मेरे भाई इस 87 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। यदि हम 87 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 7 के 56। और ध्यान से देखिए 56 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 73 के अंदर है और 73 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई 87 की तरह इस 73 की दोनों संख्याओं को भी हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 73 की यदि हम दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 7 तिया के 21। अब हमें देखना है कि संख्या 21 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर 21 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जिन भी अभ्यर्थियों का आंसर 21 आया था समझना उनकी तैयारी भी बेहतर है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने।
यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी बोला जा सकता है कि यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो मेरे भाई ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो कैलेंडर से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको करना क्या है, जब भी आपको एग्जाम के अंदर कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यह पता लगाना है कि प्रश्न में क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। तो यहां पर देखिए प्रश्न में हमें बोला गया है कि आज क्या है, सोमवार है, तो 61 दिन बाद कौन सा दिन या कौन सा वार होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे भाई इस 61 को क्या कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे। अब 7 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि सप्ताह के अंदर दिनों की संख्या होती है 7, इसलिए हम 61 को क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। तो यहां पर देखिए 7 का भाग 61 में देंगे तो ये चला जाएगा 8 7 के 56, यहां पर लिख देंगे 8। अब मेरे भाई 61 में से 56 को घटा देंगे तो यहां पर कितना बचेगा, 5। अब शेष कितना बच गया, 5 बच गया। यदि हम सोमवार के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन या कौन सा वार होगा ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कितना ऐड करना है, 5 ऐड करना है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि आज क्या है, सोमवार है, तो सोमवार के बाद में क्या होगा, मंगलवार, मंगलवार के बाद में क्या होगा, बुधवार, बुधवार के बाद में क्या होगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद में क्या होगा, शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद में क्या होगा, शनिवार। ठीक है, यानी कि मेरे भाई यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन या कौन सा वार होगा, तो मेरे भाई 61 दिन के बाद में क्या होगा, शनिवार होगा। अब हमें देखना है कि शनिवार किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए शनिवार हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट का, ऑप्शन बी है सीसा का, ऑप्शन सी है कार्बन का, और ऑप्शन डी है अब्रक का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सीसा पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र होता है C4H10। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है असम में, और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति,
ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुगामल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गुगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और मेरे भाई आपके एग्जाम में सेम इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी है क्लोरीन गैस और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि क्लोरीन गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी गैस रंगहीन एवं गंधहीन है। तो मेरे भाई याद रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसें क्या हैं, रंगहीन और गंधहीन गैसें हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है विनोबा भावे। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चीन देश की मुद्रा का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चीन देश की मुद्रा का नाम है युआन। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन सी है डब्ल्यू.सी. बनर्जी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और मेरे भाई काफी बार इनका कंप्लीट नाम भी दे दिया जाता है, तो याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गलगंड थायराइड ग्रंथि की एक बीमारी है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि गलगंड रोग किसकी कमी से होता है? तो मेरे भाई याद रखना गलगंड रोग आयोडीन की कमी से होता है, और इसी गलगंड रोग को हम घेंगा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, और यहीं से देखिए एक प्रश्न और पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि गलगंड या घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो मेरे भाई आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, इसी के साथ में देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है? तो मेरे भाई याद रखना पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से कुवैत की राजधानी का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कुवैत की राजधानी का नाम है कुवैत सिटी। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी है फ्लोरीन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है आयोडीन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत सरकार द्वारा महिला स्वाभिमान अभियान कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 5 फरवरी 2018 में, ऑप्शन बी 1 फरवरी 2018 में, ऑप्शन सी है 29 जनवरी 2018 में और ऑप्शन डी है 27 जनवरी 2018 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत सरकार द्वारा महिला स्वाभिमान अभियान 27 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। महात्मा गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि महात्मा गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट कानून को काला कानून कहा था। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई याद रखना ये रोलेक्ट एक्ट कानून मेरे भाई वर्ष 1919 में पारित हुआ था।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले जीके, जीएस और साइंस के लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और मेरे भाई सभी क्वेश्चन वन लाइनर रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर देखिए इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन है करंट अफेयर्स और कुछ क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिलने वाले हैं। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि इन दोनों सब्जेक्ट से भी कितने मिलेंगे, लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन इन 25,000 क्वेश्चनों में से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से ग्रेफाइट एक क्या है, तत्व है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने रामबाण 20 क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।